Good afternoon, everyone. Welcome to Super 20 Institute. I'm your biology teacher Vanshika. So, हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है यूनिट 1 का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मींस एंजियोस्पर्म्स के केस में, राइट। तो वहाँ पे हमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। हमने वहाँ पे सबसे पहले अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या होता है, ठीक है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी, मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी, देन हमने पॉलिनेशन पढ़ी, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट चैप्टर में डील किए थे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में अपने एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चन थे सेकंड चैप्टर के, वो भी डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा अबाउट सेकंड चैप्टर। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने अपना प्लांट्स के केस में पढ़ा, ठीक है। तो आज हम लोग एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब हम लोग को थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए हैं, राइट। हमने यूनिट 1 में स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सेकेंड चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब थर्ड में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट हम ह्यूमन के केस में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इनके केस में क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो आई होप आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्या डेफिनेशन होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। बट जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि जब हमने अपना बेसिक्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन की, तो हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन हमारे पास मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक हमारी आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक आती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, ठीक है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे हमारे पास वेरिएशन आती है, ठीक है। क्यों वेरिएशन आती है वो हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, ठीक है। अब ह्यूमन के केस में तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और जो हमारे ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस शो और वी कैन से एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास मेल है और फीमेल है ना, अलग अलग है ना, ये है ना। तो ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर कैसे होते हैं? क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो मेल्स हैं फीमेल्स जैसे दिख रहे हैं, नहीं होता ना। मैं फीमेल हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली जो मेल है वो डिफरेंट दिखेगा मुझसे, है ना। तो हम लोग कैसे देख के ही पता चल रहा है ना, हम लोग मॉर्फोलॉजी हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर से होते हैं ना। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ह्यूमंस है ना वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो, ठीक है। क्योंकि जो हमारे मेल और फीमेल है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमने नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो ये है कि यहाँ पे
में और 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। और टोटल आपको पता है 23 पेयर है, टोटल कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास टोटल। ठीक है, क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, अब इनके पास क्या होते हैं? इनके पास एक जैसे मैंने बोला कि ये दोनों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। इट मींस इनके पास एक डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, राइट? अब जो हमारा मेल्स के केस में होता है ना, वो हमारा होता है टेस्टिस। ठीक है, और जो फीमेल के केस में होता है वो होती है हमारी ओवरीज। ठीक है, क्या होते हैं? मेल्स के केस में जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज टेस्टिस, और जो हमारा फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरीज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इनफैंट अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा इट इज अ मेल और अ फीमेल, है ना? तो कैसे पता चलता है हमें? इनफैंट्स आर distinguished on the basis of external genitalia। ठीक है, कि जो हमारे मेल्स और फीमेल्स है ना, मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है एक मेल है या फीमेल है? ये हमें उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एग्जामिन करके हमें पता चलेगा जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है वो मेल है या फीमेल है, राइट? तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं ना वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, तो मुझे बताएगा विविपेरस क्या होते हैं? विविपेरस मतलब जैसे अब मैंने आपको हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था कि कुछ ओविपेरस भी होते हैं, मतलब अंडा बनता है उनके केस में, और अंडे से हमारा तब तक अंडे के अंदर रहते हैं यंग जब तक वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो जाता। बट ह्यूमन के केस में क्या है कि विविपेरस मींस दे गिव birth to their young ones। ठीक है, अब और क्या चीज इसमें जो मेन नोट करने वाले हैं, इनके केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो इंटरनल होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आप ये पढ़ के आते हो कि हमारे ओवरीज में ना एम्बुलर एस्टिमस जंक्शन होता है, वहां पे जाके हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन is internal in case of humans। ठीक है, ये लोगों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली हो रही है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? चलो आप ये लोग पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो इन्होंने अपने बेबीज को खुद बर्थ थे ना, बस यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इंटरनल हो रही है। ठीक है, तो जो फीटस की डेवलपमेंट है वो क्या होगी? जब ह्यूमन के केस में ना जब जाइगोट बनता है ना तो उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं हम। ठीक है,
तो जो फीटस की डेवलपमेंट है वो भी इंटरनली होगी। क्या होगी? इंटरनल डेवलपमेंट होगी फीटस की। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज इंटरनल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्या आपको समझ आ रहा है इसका क्या मतलब होगा कि जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल ही है। ठीक है, अब हमने बेसिक बेसिक पॉइंट्स देख लिए कि ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। अब हम एक एक करके इनके फेजेस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस और कहाँ जाके एंड होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट फेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास गैमेट्स होने चाहिए। गैमेट्स होंगे तब भी फर्टिलाइजेशन होगी ना। मेल गैमेट भी चाहिए, फीमेल गैमेट भी चाहिए। तो इन गैमेट को किसने रिलीज करना है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं करना है ना। ठीक है, तो ये टेस्टिस है। ठीक है, और ये ओवरीज है। ये क्या करेंगे? रिलीज। ये करेंगी स्पर्म्स। ठीक है, ये हमारा मेल गैमेट है। और जो ओवरीज है उन्होंने क्या करना है? उन्होंने रिलीज करना है ओवम और एग। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब जो और नेक्स्ट चीज हमने देखनी है कि हमने क्या देखनी है, किस प्रोसेस से हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहा है इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, हमने ये चीज प्लांट में भी पढ़ी थी ना। आप लोगों ने क्या करना है? रिलेट करके याद करनी है चीजें हमेशा। ठीक है, ताकि आप जो नया पढ़ रहे हो वो तो आपको याद हो ही हो, बट आपको पुरानी चीजें भी ना भूले। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, हमने क्लैरिटी लेके आनी है विद कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो अब हम क्या देखते हैं? हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, अब आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो क्या रही है। यहाँ पे बस हम एक बार देख रहे हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ने वाले हैं आगे अपने चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट that is sperm is called as spermatogenesis. ठीक है, जिस प्रोसेस से मेल गैमेट बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। वही हम बात कर लेते हैं ओवरीज की, राइट। तो ओवरीज के केस में हम हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओवम है ना, तो जो प्रोसेस से ओवम बनता है, ओवम मैच्योर होता है, ठीक है, उस केस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। तो हम लोग क्या डेफिनेशन नोट करेंगे? द प्रोसेस ऑफ formation of female gamete is termed as oogenesis। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग करवा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये टर्म्स जब हम लोग डीप में इनको पढ़ना शुरू तो आप फेमिलियर साउंड करें ये सारे टर्म्स। आपको ऐसा ना लगे कि ये हम अचानक से क्या पढ़ रहे हैं, इसको तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। दो आप लोग ये सब कुछ अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, बट यू जस्ट नीड रिविजन इन ऑर्डर टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब जो हमारा आपने देखा होगा मेल गैमेट हमेशा
ह्यूमन के केस में ना मोटाइल है, ठीक है। तो हम लोग क्या नोट करेंगे यहाँ पे पॉइंट, द मेल गैमीट इज मोटाइल, ठीक है, क्योंकि उसके पास अपना मोटिलिटी के लिए ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। बट ऑन द अदर केस जो हमारा ओवम है इज नॉन मोटाइल इन नेचर, ठीक है। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने सिर्फ क्या चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा है सबसे पहला फेज पढ़ा है हमने, इस फेज को क्या नाम देंगे, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हम लोग ने क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा और हमने पढ़ा oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, राइट। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, देन हम अपने नेक्स्ट फेज पे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस तो देख लिया, ठीक है। हमें पता चल गया कि जो हमारा मेल गैमीट है वो मोटाइल है, जो हमारा फीमेल गैमीट है इट इज इनमोटाइल, ठीक है, उसमें कोई मोटिलिटी नहीं है। तो फिर अब गैमीट्स बन गए, वो लोग फ्यूजन उनमें तभी होगी ना जब वो आपस में मिलेंगे। तो उसको आपस में कैसे मिलेंगे, अब हम लोग वो वाला फेज देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सबसे पहला फेज गैमेटोजेनेसिस, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ये है हमारा इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन के केस में क्या हो रहा है कि जो अब आपको पता है कि जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन बेसिकली क्या है, रिलीज ऑफ मेल गैमीट्स in the female reproductive tract is termed as insemination, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो मेल गैमीट्स है ना उनको जब फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आके उनको रिलीज कर दिया, ठीक है, मेल गैमीट को, तो वो मोटाइल होते हैं नेचर में, तो फिर वो फटाफट मूव करके क्या करेंगे, वो पहुंच जाएंगे हमारे ओवम के पास, ठीक है। तो वहां पे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना एक स्पेसिफिक जगह होती है दैट इज नोन फॉर फर्टिलाइजेशन, की मतलब उसी जगह पे जाके फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। जो एक और चीज आपने जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये रखनी है, जो मेल गैमीट है वो स्पर्म्स ही है ना, जो स्पर्म्स है ना वो सिर्फ 48 आवर्स तक के वाइबल रहते हैं, ठीक है, मतलब 48 आवर्स तक ही वो जिंदा रहेंगे। अगर तो वो तब तक मेच्योर ओवम के पास पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन होगी। अगर वो तब तक अपने फीमेल गैमीट के पास नहीं पहुंचे दैट इज ओवम, फिर कोई चांस नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, समझ आई। तो हम लोग क्या पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे कि स्पर्म्स रिमेन वाइबल फॉर 48 आवर्स ओनली, ठीक है। अब हमने पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, देन हमने पढ़ा इंसेमिनेशन। अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों गैमेट्स आपस में आ गए हैं पास में, अब इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete takes place to form the diploid zygote, ठीक है।
जाइगोट बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन होके हमारे पास जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट बना है, वो 2n है, उसमें फर्दर डिविजन्स होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, जो नेक्स्ट फेज होगा वो होगा डिवीजन फेज, ठीक है। नेक्स्ट फेज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, डिवीजन फेज। और इसको हम क्लीवेज के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, मल्टीपल डिविजन्स होंगी, सेल्स डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। क्यों, फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगे हमारे पास, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं बस आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप फेमिलियर हो जाओ चीजों से, ताकि जब हम इनको डीप में पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल्स होगी, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, यहाँ पे मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है। अब ये मोरुला ब्लास्टुला क्या है, ये लोग हम पढ़ने वाले हैं आगे अपनी क्लास में, फर्दर डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे इस टॉपिक को हम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा, अब हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। उसने डेवलप भी तो करना है, तो वो कहाँ पे जाके डेवलप करेगा, कहाँ पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो इस फेज को हम क्या लिखते हैं, इस फेज को हम जानते हैं इम्प्लांटेशन के नाम से। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जब जाइगोट जाके यूट्रस की वॉल पे अटैच होता है ना, उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है इम्प्लांटेशन में, जो हमारा जाइगोट बन गया है उसने यूट्रस में, यूट्रस कहाँ होता है, जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में ही हो रही है ना, तो वो जाइगोट कहाँ जाके अटैच होता है, वो जाइगोट जाके अटैच होता है हमारे यूट्रस की वॉल से। वो तब तक वहां पर रहता है जहां, जब तक फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती अच्छे से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन the zygote attaches itself to the uterine wall, ठीक है। यूट्रस की वॉल पे जाके अटैच हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, राइट। यहाँ तक हमने 5 फेजेस पढ़े, ठीक है। अभी आगे और भी फेजेस हैं, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, गेमेटोजेनेसिस पढ़ा, दोनों मेल और फीमेल गेमेट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर पढ़ा हमने इंसेमिनेशन, कैसे मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास पहुंचता है। उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, कैसे मेल और फीमेल गेमेट की फ्यूजन हुई और उसके बाद जाइगोट बना, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के बनने के बाद क्या होगा, दैट इज आवर नेक्स्ट फेज, डिवीजन फेज, ठीक है। अब डिवीजन भी होगी, उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगी जाइगोट की, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पांचों के पांचों फेजेस अच्छे से क्लियर है। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट फेज पढ़ा अपना इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब जो जाइगोट है वो फीमेल के यूट्रस में जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो अब उसने फर्दर भी तो ग्रो करना है ना, उसकी डेवलपमेंट होनी है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत भी तो होगी। तो आप लोगों ने इतना तो आपको आई गेस थोड़ा आपका जनरल नॉलेज अच्छा ही होगा कि ह्यूमन की केस में प्लेसेंटा, सुना है प्लेसेंटा का नाम, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ना। तो वो क्या करता है, मदर की बॉडी से जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो फिर हमारा नेक्स्ट फेज क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट फेज बनेगा प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। यहाँ पे इस फेज में हमारा प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो रही है,
बन जाए और वो फीटस और मदर के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए। वो कनेक्शन ने क्या करना है, उस कनेक्शन ने एक तो गैसियस एक्सचेंज, मतलब एज वी ऑल नो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट। तो गैसियस एक्सचेंज और जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग फीटस को। कुछ जैसे हमारे पास, हमने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमारे पास एंडोस्पर्म था जो न्यूट्रिटिव था, है ना, जो आगे जो हमारा एम्ब्रियो बना था उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास कोई रिजर्व मटेरियल नहीं है ह्यूमंस के केस में। इसको जितनी भी न्यूट्रिशन मिल रही है डेवलपमेंट के लिए ह्यूमंस में बेबी को, वो डायरेक्टली मदर से आ रही है, ठीक है। तो मदर से कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैरी कर रहा है, दैट इज प्लेसेंटा, ठीक है। तो हमारा प्लेसेंटेशन वाला फेज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है जो फेज दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है क्या होना है, यहाँ पे डिवीजन होगी, ठीक है। डिवीजन के बाद क्या होगा, हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनेगी। कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनेगी देख लेते हैं एक बार। पढ़ाई दिया मैंने आपको 3 तरह के जर्म लेयर्स, बोलो मेरे साथ नाम। सबसे पहली बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। मिडल वाली बोलो, मिडल वाली मेसोडर्म, ठीक है। और सबसे इनर वाली एंडोडर्म, ठीक है। एंडो अंदर जैसा लग रहा है ना, मतलब सबसे अंदर, मीजो मिडल, ठीक है, और एक्टो आउटर वाली, ठीक है। तो अब इन तीनों जर्म लेयर्स ने क्या बनाने हैं, ऑर्गन्स बनाने हैं, ठीक है। और ऑर्गन से क्या बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये तीनों जर्म लेयर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर वो आगे जाके ऑर्गन सिस्टम में डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है कि अब ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई है हमारे पास, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज पार्चुरेशन, ठीक है। अब ऑर्गन्स भी सारे डेवलप कर गए, हम लोग पढ़ेंगे, पता जब हम अपना जेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि कौन से महीने के में कौन सा ऑर्गन डेवलप कर रहा है। जैसे आप लोगों ने टीवी या मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसको स्कैन के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। तो स्कैन में सबसे पहले शायद बच्चे की हार्ट बीट ही सुनाई देती है, ठीक है। वो कौन से महीने में सुनाई देती है, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप होता है ना वो हमारा हार्ट ही डेवलप होता है, राइट। उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है कि अब 9 महीने तक बच्चा मदर के वूम्ब में है, ठीक है। अब उसने एक्सपेल आउट भी तो करना ना, बाहर भी तो आना है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग fully developed fetus from the body of the female is termed as पार्चुरेशन, ठीक है। क्या एक बार डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग fully developed fetus from the body of the female, from the is termed as पार्चुरेशन, ठीक है। समझ आया कि जब एक फुली डेवलप्ड फीटस ने बाहर आने फीमेल की बॉडी को, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, पार्चुरेशन, ठीक है। अब पार्चुरेशन भी होगी, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो फेजेस है वो खत्म होते हैं, ठीक है, जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये पार्चुरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने एक टर्म बोली थी जेस्टेशन पीरियड, राइट। जेस्टेशन पीरियड बोला था ना, किसी को आइडिया है जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, बताएगा मुझे कोई, जेस्टेशन पीरियड क्या है। हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन के केस में बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, वो 9 महीने ही क्या है ह्यूमंस का जेस्टेशन
जेस्टेशन पीरियड है, जो पूरा मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके मतलब जब जाइगोट बना है और वो जाइगोट फुली डेवलप्ड फीटस बन के फीमेल की बॉडी से बाहर है, तब तक के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ह्यूमंस में कितने टाइम का होता है? 9 मंथ्स का। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन चीज आपको एम्फेसिस देके याद रखने वाली है वो है आपको एलिफेंट का याद रखना है। जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक वो लोग बेबी को अपने वूम में कैरी करके रखते हैं। कितना होता है एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड? 18 to 22 मंथ्स। ठीक है, 24 महीने होते हैं ना 2 सालों में, तो वेरी करते हैं जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम 18 to 22 मंथ्स, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हुए ना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। डिफरेंट फेजेस हमने पढ़े और जेस्टेशन पीरियड पढ़ा है। ठीक है, एक बार आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे अपना फर्दर प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो, नोट हो गया? सबने कर लिया होगा नोट अभी तक तो? अब हम एक एक करके डीप में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहला फेज कौन सा पढ़ा था डेवलपमेंट का? याद है किसी को? यस, राइट, गेमेटोजेनेसिस पढ़ा ना हमने। तो अब हम पढ़ते हैं गैमीट की डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है। मेल गैमीट की टेस्टिस से हो रही है ना, तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग डीप में स्टार्ट करने वाले हैं सब कुछ। अब अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, मेल का पढ़ रहे हो, फीमेल का पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे वो वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं जहाँ से गेमीट्स की डेवलपमेंट हो रही है, और जो बाकी के सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करके हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के केस में जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, आज हम लोग टेस्टिस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या होती है? ओवल शेप होती है। ठीक है, दूसरा 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, तीसरी चीज कवर्ड बाय 2 लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स होती है ये आइडिया है किसी को? बताओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के आया करो। बस 2 लेयर्स होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, एक बार हम हल्के से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमारी टेस्टिस दिखती कैसे है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों टेस्टिस के साइज में। ठीक है, पोजीशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हमेशा क्या होता है कि जो एक टेस्टिस होती है ना, वो थोड़ी सी डिसेंडेंट होती है एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, और जो हमने नेक्स्ट पॉइंट और देखना है यहाँ पे, जो हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, ये हमारी इनर लेयर है, और जो हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस है ये हमारी आउटर लेयर है। ठीक है, और ये हमारी टेस्टिस है। अब टेस्टिस की लोग
लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है स्क्रोटल सैक में, ठीक है, और यू कैन से स्क्रोटम। और हमेशा ये जो टेस्टिस है प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में प्रेजेंट होती है, और दे आर डिसेंडेड स्ट्रक्चर्स। डिसेंडेड स्ट्रक्चर्स बोले तो ये जो हमारे टेस्टिस है ना, मतलब मेल्स के केस में ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा सा नीचे होती है। क्यों होती है ये, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि टेस्टिस में मेल गैमेट डेवलप हो रहा है, तो जो मेल गैमेट की डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस होना चाहिए, ठीक है। यही एक रीजन है कि जो टेस्टिस होती है ना वो डिसेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट जो एक चीज आपको यहाँ रखनी है कि जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टार्टिंग में जो टेस्टिस बनती है ना वो एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारी टेस्टिस बन रही है मेल बेबी के केस में तो एब्डोमिनल कैविटी में बन रही है, बट लेटर ऑन ये डिसेंड होके एब्डोमेन से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। क्यों डिसेंड होंगे, क्योंकि हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है। कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 2 डिग्री सेल्सियस लेस, 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसी वजह से जो हमारा टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो नेक्स्ट चीज पढ़नी होगी ये पढ़नी है, कई बार क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया स्पेसिफिकली स्टार डाल के कि जो डेवलपमेंट के टाइम पे जो टेस्टिस होती है ना वो नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बट ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये डिसेंड होके एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आ जाती है, ठीक है। क्यों आती है, आपको मैंने रीजन भी बता दिया कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो स्पर्म अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेन चीज यहाँ पे क्या याद रखनी, एक डिजीज रिलेटेड है इसके लिए, इससे क्रिप्टोकॉर्डिज्म, ठीक है। क्रिप्टोकॉर्डिज्म के केस में क्या होता है, जो टेस्टिस है ना वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड ही नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती, जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहती है, वो डिसेंड नहीं होती। क्यों डिसेंड नहीं होती, कुछ डेवलपमेंट का इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो डिसेंड नहीं होती। तो आपको याद रखना, अगर आपको पूछ ले व्हाट इज क्रिप्टोकॉर्डिज्म, तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है कि क्रिप्टोकॉर्डिज्म इज अ डिजीज इन विच द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेल गैमीट की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर जितना ही है ना, तो अगर बॉडी टेम्परेचर उतना ही है तो स्पर्म प्रोडक्शन की जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर। तो फिर अगर वो टेम्परेचर ही इक्वल है तो कैसे यहाँ पे गैमीट बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, कोई आपसे पूछे तो क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या है, आप लोग आंसर कर पाओगे ना, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे आपने जो याद रखनी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों टेस्टिस में यूजुअली वन टेस्टिस इज लोअर देन द अदर वन, ठीक है। हमेशा एक टेस्टिस थोड़ी ऊपर उठ के होगी और एक दूसरी थोड़ी लोअर प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, टू प्रिवेंट द स्क्वीजिंग, ठीक है, ताकि वो स्क्वीज ना हो जाए। जब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो तो दोनों अगर सेम ही पोजीशन पे होंगी तो अगर प्रेशर आ रहा है तो वो स्क्वीज हो जाएंगे ना। जैसे सपोज ये 2 हैं, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, अगर इस पे एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे पे इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि स्क्वीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़
रिप्रोडक्टिव पोजीशन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी और एक्सेसरी, क्या क्या होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आती है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, फिर हमारे पास आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट हमारे पास आएगा एपिडिडाइमस, और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? मैंने यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास किसी भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दो तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज सेकेंडरी एंड अनदर वन इज प्राइमरी। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसने क्या करना है, हमारे गेमेट्स की डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो मेल्स के केस में जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस। ठीक है, फिर मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया। ठीक है, टेस्टिस की शेप कैसे होती है, ये पेयर में प्रेजेंट होती है, राइट, और कितनी लेंथ होती है, कौन कौन सी लेयर से ये बनी होती है, कौन कौन सी लेयर से बनी होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है, और टेस्टिस की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। देन हमने देखा कौन कौन सी सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एक तो है हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, एपिडिडमस, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, राइट। तो आप लोगों ने कल जितना मैंने आपको आज पढ़ाया आप लोगों ने रिवाइज करके आना है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट फेजेस बताए। ठीक है, ह्यूमंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए जिससे आपको पता चल जाए कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर मैंने आपको ओवरव्यू देने के बाद आज अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया। हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ठीक है, और मैंने आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बताया। कल हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक बार अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप लोग भी एनसीईआरटी बुक से फॉलो करके देख के आइएगा। तो कल हम लोग इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जितना मैंने आपको पढ़ाया आज आप रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, पहले मैंने क्लास में आते ही आप लोगों से सुनना है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग मेरे साथ साथ चलो, आपकी स्पीड बिल्कुल मेंटेन रहे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही कंपाइल करते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, so let's end this class. We'll meet in the next class. Thank you everyone, thank you for joining. We'll meet in the next lecture.